ये बात है 18वीं सदी की। दक्कन के नए सूबेदार मीर कमरुद्दीन आसफ जाह अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी से मिलने पहुंचे। औरंगाबादी कमरुद्दीन से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ने कुछ देर तक बातें की। फिर औरंगाबादी ने कमरुद्दीन से कहा, आप काफी दूर से आए हैं, इसलिए कुछ खा लीजिए। इतना कहकर उन्होंने पीले रंग की एक पोटली निकाली और कमरुद्दीन को दे दी। कमरुद्दीन ने उसे खोला तो देखा कि पोटली में कुलचे रखे थे। देखते ही देखते उन्होंने 7 कुलचे खा लिए। तब औरंगाबादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 7 पुश्तें निजाम की तरह राज करेगी। कहते हैं कि इसके बाद मीर कमरुद्दीन हैदराबाद के पहले निजाम बने और अपने गुरु की याद में उन्होंने हैदराबाद रियासत के झंडे, मैस्कोट, यहाँ तक कि सेना की वर्दी पर भी कुलचा बनवाया। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि कुलचा नहीं बल्कि एक चांद है, क्योंकि कमर का मतलब उर्दू में चांद होता है। लेकिन हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली ने खुद ये माना कि उनके झंडे पर चांद नहीं बल्कि कुलचा बना हुआ था। मीर उस्मान अली आसफ जाह। इतिहास में इनसे जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। मसलन कि वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। वो इतने कंजूस थे कि फटे पुराने कपड़े पहनते थे। इतने लालची थे कि अपने बाग के सड़े हुए आमों को भी बेच देते थे। और इतने महत्वाकांक्षी थे कि हैदराबाद को भारत से अलग करके एक नया देश उस्मानिस्तान बनाना चाहते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि वो हैदराबाद के निजाम बने तो बने कैसे। उनके खानदान का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि एक वक्त पर ये लोग उज्बेकिस्तान के कबीलों में रहा करते थे। फिर ये गुलाम भारत की सबसे बड़ी रियासत के राजा कैसे बने। इसकी कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा देश की राजधानी दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान की तरफ। सदियों पहले की बात है। उज्बेकिस्तान के बुखारा रीजन में एक कबीला था। इसी कबीले में जन्म होता है गाजिउद्दीन फिरोज जंग का। छोटी उम्र में गाजिउद्दीन अपने परिवार समेत भारत आ गए। कबीलाई होने के कारण वो बहुत अच्छे लड़ाके थे, इसीलिए उन्हें मुगल सेना में जगह मिल गई और बाद में वो मुगल दरबार में मंत्री बन गए। उन्होंने दिल्ली में एक मदरसा भी बनवाया, जिसे उस दौर में गाजिउद्दीन मदरसा और अब जाकिर हुसैन कॉलेज कहते हैं। इतिहास बताता है कि इन्हीं गाजिउद्दीन के वंशज आगे चलकर हैदराबाद के निजाम बने। वो ऐसे कि गाजिउद्दीन के बाद उनके बेटे मीर कमरुद्दीन खान आसफ जाह मुगल दरबार में मंत्री बनते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मीर कमरुद्दीन लोमड़ी की तरह शातिर थे। बहुत ही जल्द उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से नजदीकियां बढ़ा ली थी। साल 1698 में औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर गोलकुंडा और हैदराबाद पर हमला कर दिया। हैदराबाद। इतिहास बताता है कि 11वीं सदी के करीब हैदराबाद पर काकतीय राजवंश की सबसे शक्तिशाली रानी रुद्रमा देवी का राज था। बाद में अलाउद्दीन का राज हुआ और फिर बहमनी सुल्तान यहाँ आए और आखिर में कुतुब शाही राज परिवार हैदराबाद और गोलकुंडा पर राज करने लगा। औरंगजेब के आने से पहले कुतुब शाही का ही यहाँ शासन था, जिन्होंने न सिर्फ हैदराबाद को एक रियासत के तौर पर बसाया बल्कि गोलकुंडा पर भी इनका ही राज था। गोलकुंडा दुनिया भर में अपने हीरो के लिए मशहूर था। यहाँ बेशकीमती हीरे निकलते थे, जिनका व्यापार करके गोलकुंडा भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा करने की कई नाकाम कोशिशें की थी, लेकिन इस बार औरंगजेब की फौज के आगे कुतुब शाही टिक नहीं पाई और आखिरकार हैदराबाद पर मुगलों का राज हो ही गया। कहते हैं कि उस दौर में औरंगजेब अलग अलग सूबों को संभालने के लिए सूबेदारों की नियुक्ति करता था और मीर कमरुद्दीन को उसने दक्कन की सूबेदारी दी थी, जिसमें हैदराबाद भी शामिल था। लेकिन साल 1707 में औरंगजेब के देहांत के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा, इसीलिए कमरुद्दीन वापस दिल्ली आ गए। इधर दिल्ली में औरंगजेब के बेटे पोते आपस में ही लड़ रहे थे।
क्योंकि हर कोई बादशाह बनना चाहता था। काफी उठापटक के बाद आखिर में दिल्ली की गद्दी मिली मोहम्मद शाह रंगीला को, जो अपने नाम की तरह ही रंगीन मिजाज के थे। मोहम्मद शाह रंगीला नाच गाने का शौकीन था और जमकर अय्याशी करता था। उसके दौर में दिल्ली में सुबह शाम महफिलें सजने लगी थीं और ये सब मीर कमरुद्दीन को कतई पसंद नहीं था। रंगीला भी ये बात समझते थे, इसीलिए उन्होंने फिर से कमरुद्दीन को दक्कन का सूबेदार बना दिया और दिल्ली से रवाना कर दिया। क्योंकि मीर कमरुद्दीन पहले भी दक्कन संभाल चुके थे, इसीलिए वो भी इसके लिए राजी हो गए। कहते हैं कि उस दौर में हैदराबाद भी दक्कन का ही हिस्सा था। दक्कन मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा सूबा था। ये नर्मदा नदी से शुरू होकर साउथ में ट्रिची तक फैला था, जिसकी राजधानी थी औरंगाबाद। मीर कमरुद्दीन औरंगाबाद आए और हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी के आशीर्वाद से हैदराबाद समेत पूरे दक्कन के अघोषित राजा बन गए। मीर कमरुद्दीन आसफ जाह के नाम पर ही आसफ जाह डायनेस्टी की शुरुआत हुई और इतिहास में उन्हीं को हैदराबाद का पहला निजाम माना गया। हालांकि उनका राज पूरे दक्कन पर था। कहते हैं कि उस दौर में पुणे के पेशवा बाजीराव और मीर कमरुद्दीन के बीच कई बार लड़ाइयां हुई, जिसमें जीत तो हर बार पेशवा बाजीराव की ही होती, लेकिन अपनी शातिरी से मीर कमरुद्दीन किसी न किसी तरह से बचकर निकल ही जाते थे। अब साल आया 1748 का। कमरुद्दीन अल्लाह को प्यारे हो गए और अगला निजाम बनने के लिए उनके बेटे पोते आपस में ही भिड़ पड़े। इनमें से कुछ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी तो कुछ ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों ही पांडिचेरी और मद्रास को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। आसफ जाहियों की ये आपसी जंग उनके लिए एक अच्छा मौका थी। हैदराबाद के बहाने ये खुलकर आमने सामने आ गए। कहते हैं कि एक वक्त पर तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हैदराबाद को कैप्चर करके चार मीनार पर गन चढ़ा दिए थे, जिनका निशाना हैदराबाद सिटी की तरफ था। लेकिन फिर पासा पलटा और ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद पर कब्जा करके सलाबत जंग को राजा बना दिया। सलाबत जंग ने मराठों के डर से अपनी राजधानी को औरंगाबाद से हैदराबाद शिफ्ट कर लिया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन राजगद्दी पर नहीं रह पाए और उनकी जगह उनके कजिन निजाम अली को हैदराबाद की राजगद्दी पर बैठाया गया। इस तरह निजाम अली हैदराबाद के दूसरे निजाम बने। कहते हैं कि निजाम अली ने टीपू सुल्तान और मराठों को हराने में अंग्रेजों की काफी मदद की और तभी से अंग्रेजों और निजामों की दोस्ती पक्की हो गई। 1798 में अंग्रेजों और हैदराबाद के अगले निजाम सिकंदर अली खान के बीच एक संधि हुई, जिसमें यह तय किया गया था कि ब्रिटिश आर्मी हैदराबाद को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद हैदराबाद ने खुद अपनी सेना कम कर दी और ब्रिटिश आर्मी को हैदराबाद में तैनात किया गया। उस वक्त इतनी बड़ी सेना को मेन सिटी में नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए एक नया कैंट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सिकंदराबाद। वक्त बीता और पीढ़ी दर पीढ़ी निजाम बदलते रहे, लेकिन ये सब के सब सिर्फ अपना खजाना भरते रहे। हैदराबाद के डेवलपमेंट से इन्हें कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हैदराबाद एक पिछड़ा हुआ इलाका बनकर रह गया। यहाँ पर अफगानिस्तान और अरेबिया से आए हुए लोग आकर बसे हुए थे और हर तरफ बदहाली का माहौल था। लेकिन साल 1853 में एक 23 साल के युवा को हैदराबाद का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जिनका नाम था सालार जंग द फर्स्ट। सालार जंग ने हैदराबाद का मॉडर्नाइजेशन शुरू किया। सालार जंग द फर्स्ट ने हैदराबाद को रेलवे लाइन से कनेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को मेंटेन किया, जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से बदला और लॉ एंड ऑर्डर को भी काफी मैनेज किया। 1857 की क्रांति के दौरान जब हैदराबाद में विद्रोह शुरू हुआ तो निजाम और सालार जंग ने उससे बखूबी निपटा, जिससे वो अंग्रेजों के विश्वास पात्र बन गए। अब जहां पर भी हैदराबाद के निजाम जाते, अंग्रेजों की तरफ से उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी। साल 1866 में हैदराबाद के छठे निजाम बने महबूब पाशा।
वो निजाम जिसे इतिहास में 30 मार खान के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि निजाम बनने के बाद उन्होंने करीब 31 शेरों का शिकार किया था। ये शेर हैदराबाद के जंगलों से निकलकर गांव में घुस जाते थे और लोगों को मार डालते थे। इसीलिए परेशान गांव वालों ने निजाम से इसकी शिकायत की और लोगों की रक्षा के लिए निजाम ने खुद 31 शेरों का शिकार कर डाला। इसी वजह से वो पहले शख्स बने जिनके लिए 30 मार खान टाइटल का इस्तेमाल किया गया। महबूब अली पाशा के राज करने का स्टाइल भी बिल्कुल फिल्मी था। वो भेष बदलकर लोगों के बीच जाते और उनकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते थे। उनकी दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो किसी भी चीज को देखकर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते थे। अगर हाँ कहते तो उसे खरीद लिया जाता, भले ही खरबों की रकम क्यों ना चुकानी पड़े। इसी तरह उन्होंने भारत का सबसे महंगा जैकब हीरा और अपने प्रधानमंत्री से फलकनुमा पैलेस भी खरीदा था। कहते हैं कि साल 1908 में जब मूसी नदी में बाढ़ आई, तब पंडितों ने निजाम से कहा कि अगर वो नदी की पूजा करेंगे तो नदी का उफान शांत हो जाएगा। पाशा इसके लिए तैयार हो गए। तब मौलानाओं ने उनका विरोध किया, ये कहते हुए कि वो मुस्लिम होकर पूजा कैसे कर सकते हैं। लेकिन पाशा ने उनकी एक ना सुनी और पूजा की, जिसके बाद मूसी नदी का उफान उतरा और नदी शांत हो गई। ये एक तरह से चमत्कार ही था, लेकिन इस बाढ़ ने आधे हैदराबाद को बर्बाद करके रख दिया। इधर हैदराबाद को फिर से बसाया जा रहा था और उधर साल 1911 में महबूब अली पाशा दुनिया को अलविदा कह गए। जिसके बाद हैदराबाद के 7वें निजाम बने उनके बेटे मीर उस्मान अली। कहते हैं कि मीर उस्मान अली को खरबों का खजाना विरासत में मिला था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया हैदराबाद के डेवलपमेंट में। उन्होंने यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई, उस्मानिया हॉस्पिटल बनवाया, चार मीनार नाम से फेमस बीड़ी का कारखाना लगवाया, निजाम शुगर मिल बनवाई। हैदराबाद में ट्रेड बढ़ाने के लिए उन्होंने बिरला परिवार को जमीन दी। उनके दौर में हैदराबाद के पास अपनी खुद की एक एयरलाइन भी थी, जिसका नाम था डेक्कन एयरवेज। लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हैदराबाद के निजाम बेहद कंजूस थे, तो फिर उन्होंने इतना खर्चा हैदराबाद के डेवलपमेंट पर कैसे कर दिया। दोस्तों, उस दौर को देखा जाए तो समझ आ जाएगा कि ये खर्चा करने के पीछे निजाम की एक साजिश थी। दरअसल मीर उस्मान अली मीर कमरुद्दीन की 7वीं पीढ़ी से आते थे, यानी कि औरंगाबादी के आशीर्वाद के मुताबिक वो हैदराबाद के आखिरी निजाम होने वाले थे। उस दौर के सिनेरियो को देखा जाए तो हालात भी ऐसे ही बन रहे थे। भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन तेज हो गए थे और निजाम को लगने लगा था कि आज नहीं तो कल भारत आज़ाद होकर ही रहेगा। हैदराबाद को डेवलप कराकर वो भारत से अलग एक नया देश उस्मानिस्तान बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तगड़ी प्लानिंग की। वो पुर्तगालियों से गोवा खरीदने की तैयारी करने लगे ताकि हैदराबाद को ट्रेड के लिए अपना पोर्ट मिल सके। वहीं वो बस्तर से बैलडीला हड़पने की कोशिश में थे ताकि लोहे और कोयले की माइंस मिल जाए, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान तक एक कनेक्शन बनाया जा सके। दूसरी तरफ इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी धाक जमाने के लिए उन्होंने अपने बेटे प्रिंस आजम जाह और प्रिंस मुआजम जाह का निकाह इस्लाम के खलीफा और टर्की के सुल्तान अब्दुल मजीद द सेकंड की बेटियों प्रिंसेस दुर्रुहेश्वर और प्रिंसेस नीलोफर से करवा दिया। इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि उनके महलों के तहखानों में हीरे मोतियों से भरे सैकड़ों ट्रक खड़े रहते थे ताकि वक्त आने पर उन्हें निकाला जा सके। उन्होंने हैदराबाद को अलग देश बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन में भी अपील डाली। इतना ही नहीं, निजाम ने विदेशों से बॉडीगार्ड्स भी बुलवाए, हैदराबाद की आर्मी और पुलिस को स्ट्रॉन्ग बनाया। उस दौर में पाकिस्तान के जरिए आने वाले हथियारों की खेप हैदराबाद में उतरती थी। हालांकि इन सब के अलावा भारत से अलग होने के लिए निजाम को जनता के साथ की भी जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने रजाकारों को अपने साथ ले लिया।
रज़ाकार वो अरब और पठान थे जो 19वीं सदी की शुरुआत में निज़ाम की सेना में भर्ती हुए थे। जब इनकी आबादी बढ़ी तो ये हैदराबाद के रहवासी हो गए। 20वीं सदी आते आते इन्होंने इत्तेहाद उल मुसलमीन नाम से एक पार्टी बनाई, जिसके लीडर बने कासिम रिजवी। कासिम रिजवी एक मौलवी थे। उन्होंने निज़ाम को ये भरोसा दिलाया कि अगर भारत से युद्ध होता है तो रज़ाकार निज़ाम की तरफ से लड़ेंगे। इस तरह पक्की तैयारी करने के बाद निज़ाम ने हैदराबाद को एक अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल निज़ाम की ये सभी हरकतें चुपचाप देख रहे थे। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और हैदराबाद के निज़ाम अच्छे दोस्त थे और नेहरू पटेल के आर्मी एक्शन लेने के प्लान के सख्त खिलाफ थे। लेकिन खेल तब बदला जब निज़ाम के साथी रजाकारों ने हैदराबाद के हिंदुओं को लूटना शुरू कर दिया। कासिम रिजवी धर्म के नाम पर हैदराबाद में हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे थे, उसकी खबरें रोजाना अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। रजाकारों के जुल्मों सितम के कारण निज़ाम पर उंगलियां उठने लगी, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने की बजाय निज़ाम ने भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर जो जंग छिड़ी थी, उसके दौरान बहुत सारा पैसा पाकिस्तान भिजवा दिया। निज़ाम की इस हरकत ने नेहरू को कटघरे में खड़ा कर दिया और लोग उनसे पूछने लगे कि आखिर वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जब नेहरू को लगने लगा कि मामला अब उनके हाथ से निकल गया है, तब उन्होंने पटेल को आर्मी एक्शन लेने के लिए कहा। पटेल इसी मौके का तो इंतजार कर रहे थे। वो तो पहले ही कह चुके थे कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर जैसा है, जिसका इलाज जरूरी है। इसी इलाज के लिए उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन पोलो। ये वो दौर था जब हैदराबाद में सबसे ज्यादा 17 पोलो ग्राउंड थे। इसीलिए इस आर्मी एक्शन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इंडियन आर्मी के 36,000 जवानों ने हैदराबाद में एंट्री की, जिनसे निपटने के लिए रज़ाकार, हैदराबाद की पुलिस और निज़ाम की प्राइवेट आर्मी ने खूब हाथ पैर मारे। 5 दिनों तक ये जंग चली, लेकिन इंडियन आर्मी के सामने निज़ाम की एक ना चली। 18 सितंबर को आखिरकार हैदराबाद घुटने टेक देता है और निज़ाम हाथ जोड़कर पटेल के सामने सरेंडर कर देते हैं। पटेल निज़ाम को देख मुस्कुरा दिए और उस एक मुस्कान ने निज़ाम की सारी अकड़ निकाल कर रख दी। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि भारतीय सेना के 32 जवान मारे गए। हैदराबाद की आर्मी, पुलिस फोर्स और यहाँ तक कि आम लोगों की भी जानें गईं, और ये सब हुआ निज़ाम की जिद के कारण। अगर वो समय रहते भारत का हिस्सा बन जाते तो शायद इतनी तबाही नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि निज़ाम को भारत से बगावत करने की सजा देने की बजाय पीएम नेहरू ने उन्हें 40 लाख रुपए का भारी भरकम प्रीवी पर्स दिया और उन्हें हैदराबाद का गवर्नर बना दिया। निज़ाम के सारे महल और प्रॉपर्टीज भी उन्हें दे दी। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के राजा हरि सिंह, जो निज़ाम की तरह ही कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे, उन्हें नेहरू ने कश्मीर से ही निकलवा दिया। इसी वजह से नेहरू पर भी खूब उंगलियां उठी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका क्योंकि वो देश के पीएम जो थे। खैर, तमाम ऐशो आराम फरमाने के बाद साल 1967 में मीर उस्मान अली दुनिया को अलविदा कह गए और हैदराबाद के 8वें निज़ाम का ताज पहना गए अपने पोते मुकर्रम जहां को, जिन्हें विरासत में मिली खूब सारी जमीन, फलकनुमा और चामुल्ला जैसे बड़े बड़े आलीशान महल और अरबों रुपए की दौलत। लेकिन कुछ नहीं मिला तो वो था सुकून। तभी तो अरबों की दौलत का ये वारिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर भीड़ चलाने लगा था। हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रम जहां का क्या हश्र हुआ, इसकी कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैसे सालों से भारत से अलग देश उस्मानिस्तान बनाने की साजिश रच रहे निज़ाम को एक ही पल में सरदार पटेल ने घुटनों पर ला दिया। इसकी कहानी भी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आपको बताना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अपने सजेशन और आइडियाज आप इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। शॉर्ट्स और करंट स्टोरीज के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर से फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।